मैं हक्का बक्का अपने देवर की शक्ल देख रही थी। वो क्या कह रहा था, किसके बारे में कह रहा था। वो मेरा हाथ थामे हुए था, गोया कि मुझसे वादा ले रहा हो। मैंने कहा अरसलान ये मुमकिन नहीं है। कहने लगा भाभी यूं मत कहिए, मैं मर जाऊंगा प्लीज। उसने मुझे नम आंखों से देखते हुए मेरी मिन्नत की थी, लेकिन मैं ये बात किसी सूरत नहीं मान सकती थी, क्योंकि ये किसी तौर भी दुरुस्त न था। मैं उस वक्त शशोपंज में मुब्तला हो चुकी थी। अरसलान ने मुझे बड़े अजीब इम्तिहान में डाल दिया था। मैं कैसे ही कर सकती थी। वो मेरा हाथ थामे रोने लगा, फूट फूट के रो रहा था। कहने लगा भाभी प्लीज इनकार मत करें, मैं मर जाऊंगा। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि मुझे मेरा सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मेरी शादी बिल्कुल अनजान लोगों में हो रही थी, इसलिए मैं शादी वाले दिन बहुत घबराई हुई थी। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं जितनी परेशान थी, अब चंद लम्हों में ही सबसे घुल मिल गई थी। मेरी सास और नंदे मुझ पर जान वार रही थी। मैं दुल्हन बनी सजी सफरी उन सबके बीच बैठी अपनी ससुराल की तमाम तर रस्में कर रही थी। मेरी बड़ी नंद हर रस्म के बदले रिजवान से नेक वसूल कर रही थी। यहाँ आने से पहले मेरा दिल जितना बेचैन था, अब उतनी ही खुशियां गोया मेरी झोली में भर चुकी थी। रिजवान मेरे वालिदैन की पसंद था। वो एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, इसलिए मैंने रिजवान से शादी के लिए हामी भर ली थी। अरसलान वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ भाभी से तो मिलो। मेरी सास देवर की जानिब मुतवज्जो हुई, जो कब से सामने दरवाजे में खड़ा हमें हंसता मुस्कुराता देख रहा था। मैंने एक सरसरी सी नजर अरसलान पे डाली, जो मुझे गहरी नजरों से देख रहा था। उसे यूं खुद को घूरता पाकर मैं नजरें चुरा गई। कुछ देर बाद अरसलान चलता हुआ मेरे और रिजवान के सामने आकर बैठ गया और एक रस्म का हिस्सा बना। जब नेक लेने की बारी आई तो मेरे शोहर ने उसे पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर अरसलान ने खंकार कर रिजवान की जानिब देखते हुए मना कर दिया और बोला भाई मैं तो अपनी भाभी जान से नेक वसूल करूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। रिजवान ने अपना बटवा मेरे हाथ में थमा दिया, लेकिन अरसलान ने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे। मुझसे कहने लगा कि आप मुझे वो देंगी जो मैं चाहता हूँ। अरसलान का एकदम से इतना बेतकल्लुफाना अंदाज देखकर मैं हैरान हुई। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि अगर मैंने हाँ की तो वो मुझसे कितनी ही कीमती चीज मांग लेगा। बहरहाल मैंने हाँ में सर हिलाया तो मेरा देवर मुस्कुराया और बोला सोच ले भाभी, आपको किसी भी कीमत पर मुकरने नहीं दूंगा, लेकिन आपसे अभी नहीं मांगूंगा। भाभी मेरा नेक बहुत नायाब है, वो सबके सामने मांगा तो नजर लग जाएगी। अकेले में आपसे मांगूंगा, हर सूरत आपसे लूंगा। अरसलान के लहजे में बला का एतमाद था कि मेरा दिल जरा सा घबराया भी था कि ऐसा भी क्या मांगेगा। फिर वो एक गहरी मुस्कुराहट उछालता हुआ वहां से जा चुका था। मैं एकटक रिजवान की जानिब देखने लगी। उनके चेहरे पर भी जब्त के आसार थे, मगर मुझे खुद को देखता पाकर वो फौरन हंसकर कहने लगी तुम बुरा मत मनाना फायजा, उसका अंदाज ही ऐसा है, हम सबका बेहद लाडला है ना, इसलिए। उसकी बात पर मैं मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मुझे रवायती दुल्हनों की तरह फूलों से सजे बेड पर घूंघट उड़ाकर बिठा दिया गया था। मेरी नंद कहने लगी हमारे यहाँ घूंघट दूल्हा खुद उठाता है। ये कहकर वो कमरे से जाने से पहले कहने लगी मैं अभी रिजवान को भेजती हूँ। मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, तभी कमरे का दरवाजा अपनी मखसूस आवाज के साथ खुला और कमरे में कोई दाखिल हुआ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यकीनन उस वक्त रिजवान ही हो सकते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते मेरे करीब आए और चंद लम्हे खड़े रहकर देखने के बाद मेरे पास आए। मैं सर झुकाए बैठी शर्मा रही थी। एक बार भी नजरें उठाकर ये देखने की जहमत नहीं की कि आने वाला मेरा शोहर रिजवान ही है या कोई और। उन्होंने मेरे पास खड़े होकर अचानक से अपने दोनों हाथ मेरे घूंघट की जानिब बढ़ाए और मेरा घूंघट पीछे गिरा दिया। मुझे धचका सा लगा था। आखिर इस तरह कौन अपनी दुल्हन की मुंह दिखाई करता है। मैंने उदास नजरों से जब चेहरे की जानिब देखा तो मैं उछलकर बिस्तर पर ही दूर हटी थी। वो रिजवान तो नहीं थे, वो तो अरसलान था, जो मुझे यूं बौखलाया हुआ देखकर अब कहका लगा रहा था क्या हुआ भाभी, डर क्यों गई? आपको लगा था कि भाई आए हैं? वो मुसलसल हंस रहा था। मैं दंग सी रह गई। भला ही कोई वक्त था इस किस्म के मजाक का। वो फिर बोला मेरा भी बड़ा अरमान था कि किसी दुल्हन का घूंघट उठाऊं, मगर देखिए उठाया भी तो किसका, अपने भाई की बीवी का। वो एक आंख नीच कर दोबारा हंस दिया। मेरे चेहरे पर गुस्सा तारी हो गया। आखिर ये कौन सा तरीका था? क्या एक देवर को जेब देता है कि वो अपनी भाभी के साथ ऐसा मजाक करे? वो इतना भी छोटा बच्चा नहीं था, 15 साल का एक नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन मुझसे 3 साल ही छोटी थी। मेरे चेहरे पर नागवारी अरसलान से छुपी नहीं रही। वो फौरन संजीदा हुआ और बोला भाभी मुझे नेक चाहिए। वो जिस अंदाज में बोला मेरे तो पसीने छूट गए। आखिर कहना क्या चाहता था वो? रात के इस पहर उसे मुझसे कौन सा नेक चाहिए था, वो भी इस बंद कमरे में? मैं हड़बड़ाकर बोली जाकर अपने भाई से ले ले। मुझे नहीं पता। मेरी बात अभी जारी थी कि रिजवान कमरे में दाखिल हो गया। मुझे और अरसलान को यूं देखकर कुछ पल के लिए वो हमें देखते रह गए और फिर चलते हुए अरसलान के करीब आ गए। अरसलान रिजवान को देखकर मामूली सा बहाना बनाकर फौरन कमरे से जा चुका था। रिजवान अब मेरी जानिब मुतवज्जो हुए। मैं यूं ही बगैर घूंघट डाले बैठी थी जब वो मेरे सामने बैठे और बोले फायजा मेरा ख्याल था कि तुम घूंघट किए बैठी होगी और मैं बड़ी अपनायत से तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करूंगा। रिजवान के चेहरे पर जैसे उदासी छाई थी। मैंने नजरें फेरकर उनकी जानिब देखा और बोली कि मेरा भी यही ख्याल था, मगर आपसे पहले आपका भाई कमरे में आ गया। मेरा लहजा काफी नाराजगी से भरा था। मैं बुरी तरह बदमजा हुई थी। ये रात जो एक दुल्हन के लिए एक हसीन ख्वाब जैसी होती है, मैंने भी कई ख्वाब सजा रखे थे, मगर सब कुछ मलिया मेट हो चुका था। रिजवान मेरा हाथ थामकर मुझसे कई बातें कर रहे थे, मगर मैं तो अपने ही ख्यालों में कहीं और ही पहुंच चुकी थी। न जाने अरसलान क्या मांगेगा मुझसे। उसका लहजा और तर्ज देखकर मुझे कुछ शक गुजरा था, मगर मैं पहले ही दिन अपने ससुराल वालों के लिए गलत नतीजे नहीं अखज़ करना चाहती थी। मुझे सोच में गुम देखकर रिजवान मेरी जानिब देखते हुए बोले क्या हुआ फायजा, मैं तुमसे न जाने कितनी बातें कर चुका हूँ, मगर तुम हो के पता नहीं किन ख्यालों में गुम बैठी हो। रिजवान के अल्फाज पर मैं चौंकी थी। मैं बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। रिजवान ने संजीदगी से मुझसे चंद बातें की और फिर चेंज करने चले गए। कहने लगे महानूर चलो आओ, तुम्हें तुम्हारी आपी के पास ले चलूं। अम्मी ने भी इजाजत दे दी। वो अच्छे हैं आपी, उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई है। वो खुश होकर बताने
चिल्लाने लगी। मुझे भी ये बात इतनी बुरी नहीं लगी क्योंकि महानूर मेरी रुखसती पर वाकई हिचकियों से रो रही थी। वलीमे की तकरीब शुरू हो चुकी थी। महानूर सारे फंक्शंस में हर पल मेरे साथ रही और हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। मैंने नोट किया था कि अरसलान की नजरें मुसलसल महानूर का ताक़ुब कर रही थी। उसने पूरी तकरीब में एक बार भी महानूर से नजरें नहीं हटाई थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या हकीकत, मैं समझ ना सकी। मुझे लगा शायद वो उसे छोटी बहन की हैसियत से देख रहा है। वो मुझे भी बड़े गौर से देख रहा था। महानूर मेरे ही पास बैठी थी। जब वो बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज से महानूर के साथ बैठ गया और उसके कंधे पर अपना हाथ भी रख लिया, ना जाने क्यों लेकिन मेरे दिल को कुछ हुआ था। चौंक तो महानूर भी गई थी। फिर उसने अपना चेहरा महानूर के चेहरे के करीब किया और बोला, क्यों ना आज भी तुम्हें अपने घर ले जाऊं, वरना भाभी की याद में रात भर आंसू बहाती रहोगी और ये सोच सोच कर मुझे भी रात भर नींद नहीं आएगी। वो बड़े लाड से महानूर से बातें कर रहा था। महानूर मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि शायद वो उसे छोटी बहन समझकर तंग कर रहा है। मैं पूरा वक्त महानूर से ही बातें करती रही। ना जाने क्यों लेकिन मुझे रिजवान कुछ उखड़े उखड़े ऐसा लग रहे थे। रात को जब घर पहुंचे तो अरसलान ने घर का दरवाजा खोला और मेरी जानिब देखते हुए सरगोशी के अंदाज में बोला, भाभी मेरी नेक याद है ना आपको, कहीं भूल तो नहीं गई? उसकी बात पर मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा और बोली कि जरूर, आपको जो नेक चाहिए आप बताएं, मैं देने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। हम घर में दाखिल हो चुके थे। अभी भी कई मेहमान घर में मौजूद थे मगर रिजवान का रवैया काफी बदला बदला था। मैं कमरे में जाकर उनसे बात करना चाहती थी मगर उन्होंने मुझे सरसरी सा जवाब देकर कमरे से बाहर का रुख कर लिया। कुछ देर बाद रिजवान कमरे में दाखिल हुए और मुझे अपने पास बिठाकर बोले, देखो फायजा, मैं तुमसे जो पूछूंगा मुझे उसका सच सच जवाब देना। हम दोनों आज से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर कोई भी माजी की गलत फहमियां हमारे बीच में हाइल हो। मैं गौर से उनकी बात सुन रही थी। पता नहीं वो क्यों ये कह रहे थे। वो बोले कि मैंने नोट किया है कि तुम कल भी अपने ही ख्यालों में गुम थी और आज भी फंक्शन में तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। अब मैं उसका क्या मतलब समझूं? क्या तुम माजी में किसी और को? रिजवान अधूरी बात छोड़ चुके थे। मैं हैरत से बुत बनी उन्हें युक टुक देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं। मैं कपकपाते होंठों से बोली कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं बस अपने मैके को याद कर रही थी। मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार है। मेरी बात सुनकर रिजवान के तासुरात जरा नरम पड़े। वो मुझे प्यार से समझाने लगे। रिजवान कुछ देर के बाद फ्रेश होने के लिए गए और मैं कमरे में यूं ही सोफे पर बैठी अपने गिफ्ट देखने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसी के साथ केला खंकार कर अरसलान अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक नजर दौड़ाई, उसे रिजवान कहीं नजर नहीं आया। वो मेरे सोफे पर आकर बैठ गया। मैं जानती थी आज वो फिर नेक ही मांगेगा। मेरा अंदाजा सच निकला। वो बगैर कोई तमहीद बांधे हुए अपनी बात पर आया और बोला, भाभी मुझे अपने नेक में महानूर चाहिए। मुझे महानूर से शादी करनी है। उसका सीधा साधा अंदाज मुझे चलने पर मजबूर कर चुका था। मैं भौंचलाकर दूर हटी। ये सुनते ही मेरे तो तन बदन में आग से लग गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है अरसलान, तुम होश में तो हो? मैं बुलंद आवाज में बोली थी। मैं ये बात तसव्वुर में भी नहीं सोच सकती थी जो वो कह रहा था। मेरे इतने गुस्से पर भी वो बड़े मुतमईन अंदाज से बोला, हाँ बिल्कुल होश में हूँ। मैं आपसे आपकी बहन का हाथ मांग रहा हूँ। अरसलान ढीठपन की इंतहा करता हुआ मुस्कुरा कर बोला था, मुझे किसी तौर भी महानूर के लिए ये रिश्ता कबूल नहीं था। मेरी बहन तो बहुत मासूम थी और अभी तो वो सिर्फ 13 साल की कमसुन बच्ची थी। हाँ, जिसामत से वो सेहतमंद थी इसलिए अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। उसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि अरसलान उससे निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर कर डाले। महानूर अभी सिर्फ 13 साल की है और तुम 15 साल के हो। उसका जहन तो अभी गुड्डे गुड़िया के खेल से नहीं निकला और तुम उसके साथ शादी की बात कर रहे हो। मैंने अरसलान को अच्छी खासी बातें सुना दी थी। शोर की आवाज सुनकर मेरी सास ने फौरन कह दिया कि वो अभी बहुत छोटी है, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मेरा जवाब सुनकर अरसलान मेरी सास से कहने लगा, मैंने कभी अपनी चीजों के लिए इंतजार नहीं किया। मुझे महानूर चाहिए और हर हाल में चाहिए। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया। अगले कई रोज तक अरसलान घर नहीं आया था। ढके छिपे लफ्जों में मेरी सास और नंदे मुझे उसका कसूरवार ठहराने लगी। अरसलान उनका छोटा और लाडला बेटा था जिसे उन सबने बिगाड़ रखा था। मेरी सास एक दफा मेरे मैके भी गई और ढके छिपे लफ्जों में महानूर को अरसलान के लिए मांगा मगर मेरे वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया। वो दिन और आज का दिन मेरे साथ सबका रवैया बदल चुका था। साथ मुझसे सवाई किसी सूरत की कोई बात नहीं करती थी। अरसलान को जब भी मौका मिलता वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देता जिससे मुझे चिढ़ होती थी। मैं किचन में काम कर रही होती तो वो वहां आ जाता। मैं बर्तन धो रही होती तो शेल्फ पर खड़ा मुझे देखने लगता। कहता कि आपको मेरी जिद का अंदाजा नहीं है भाभी, मैं अपनी जिद के लिए किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया। घर में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। सिर्फ रिजवान ही थे जिनका रवैया मेरे साथ ठीक था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया लेकिन एक दिन जो कुछ हुआ वो हमारे लिए कयामत से कम न था। दोपहर के वक्त मुझे मेरी अम्मी का फोन आया। वो बेतहाशा रो रही थी। उनसे ठीक से बात तक नहीं हो रही थी। बार बार महानूर ही कही जा रही थी। मेरा तो दिल यूं था कि डूब जाएगा। मैंने कहा, अम्मी क्या हुआ है महानूर को? कहने लगी, वो अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं आई। दोपहर के 3 बज रहे थे और वो घर नहीं आई थी। ये सुनकर तो मेरा दिल भी बैठने लगा था। मेरी बहन अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची थी? मैंने अपनी सास को ये बात बताई तो वो भी ये सुनकर परेशान हो गई। रिजवान अपनी जॉब पर चले गए थे और अरसलान यूनिवर्सिटी में था। मेरी सास ने मुझे रोते हुए देखा तो फौरन से मुझे मैके ले गई। रिजवान और अरसलान भी ये खबर सुनकर वहीं पहुंच गए। मेरे वालिद और भाई बेहद परेशान थे। यही सोच रहे थे कि वो कहाँ जा सकती है। कुछ ही देर में महानूर की चंद दोस्त भी घर आ गई जिन्होंने बड़ी अजीब खबर सुनाई जिससे सुनकर हमारे होश ही उड़ गए थे। उसके दोस्तों ने कहा कि छुट्टी के वक्त वो उन सबके साथ ही स्कूल से बाहर निकली थी लेकिन फिर उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वो बात करने के लिए सड़क के किनारे पर रुक गई। वो लड़कियां कुछ आगे बढ़ गई। महानूर फोन पर बात कर ही रही थी कि सामने से एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और किसी ने महानूर को अंदर खींच लिया। ये देखकर वो लड़कियां डर गई। वो गली सुनसान से थी। वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई और चली गई। ये सुनकर हम सभी सोच में पड़ गए थे कि उसे कोई क्यों अगवा
کر سکتا ہے؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ میری ماں کو بار بار غشی ہونے لگی۔ میرے بھائی اور میرے والد تو مہنور کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر کے ناکام واپس لوٹ آئے تھے۔ میرے والد اور بھائی کہنے لگے کہ اگر اسے اغوا کیا ہوتا تو ہمیں پیسوں کے مطالبے کے لیے فون آتا۔ شام سے رات ہونے لگی تھی۔ میرا پہلا شک اپنے دیور پر گیا تھا۔ وہ ابھی بھی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بار بار نہ جانے کس کو نمبر ملا رہا تھا۔ سبھی صدمے سے دو چار تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے دیور کے پاس آ گئی۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے اس قدر زور سے جھنجھوڑا کہ اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا کہ بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ تم ہی اس سے شادی کے لیے ضد کیے بیٹھے تھے، تم ہی نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ایسا بھی گھٹیا انسان نہیں ہوں جو یہ سب کچھ کروں گا۔ ٹھیک ہے میں مہنور سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن باخدا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بتاؤ میری بہن کہاں ہے ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میری ہذیانی سی کیفیت دیکھ کر رضوان میرے پاس آ کر میرے ہاتھ سے ارسلان کا گریبان چھڑوانے لگے۔ میری ساس یہ سب کچھ دیکھ کر غصے میں آ گئی۔ کہنے لگی میرا بیٹا تمہاری بہن کے لیے اپنے تعلق والوں سے بات کر رہا تھا کہ تمہاری بہن مل سکے، اور ایک تم ہو کہ میرے ہی بیٹے پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ اب ہمیں یہاں پر ایک منٹ نہیں رکنا، چلو ارسلان یہاں سے۔ میرا دیور اور ساس وہاں سے چلے گئے، لیکن رضوان میرے پاس سے رکے تھے۔ پوری رات ہماری رو کر کٹی تھی۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی تو ہم سب کے ہی کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے مہنور اجڑی ہوئی حالت میں یوں کھڑی تھی کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لگ کر رونے لگی اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میرے بھائی اور والد اسے ہسپتال لے گئے۔ کسی نقاب پوش شخص نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون لوگ تھے۔ گاڑی اس کے پاس رکی اور پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر کھینچ کر بٹھاتے ہی اسے کلوروفارم کا رومال سنگھا دیا گیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بند کمرے میں تھی، جہاں ایک نقاب پوش لڑکا آیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر چلا گیا۔ پوری رات 3 نقاب پوش لوگوں نے میری معصوم سی بہن کی عزت کو پامال کیا تھا اور صبح اسے گھر کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ 4 دن تک وہ ہوش سے غافل رہی۔ نیند کی غنودگی میں وہ ڈرنے لگتی، چلانے لگتی، بار بار روتے ہوئے کہنے لگتی مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس کی سسکیاں سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ اسے جس درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ میرے باپ بھائی سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ پہلی بار میں نے اپنے والد کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے خدا غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے میری معصوم بچی کو جیتے جی مار ڈالا ہے۔ ہمارے گھر پر قیامت آ کر گزر گئی تھی۔ 15 دن سے میں میکے میں بیٹھی تھی۔ رضوان مجھے روز فون کرتے تھے اور خیریت پوچھتے تھے۔ میری بہن مجھے ایک پل بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتی تھی۔ جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا مجھے یقین تھا کہ ارسلان نے انکار کا بدلہ لیا ہے۔ میرے دل میں ارسلان کے لیے صرف نفرت کے جذبات تھے۔ 15 دن بعد رضوان مجھے لینے آ گئے۔ امی نے بھی مجھ سے کہا کہ میں واپس چلی جاؤں، کب تک یہاں بیٹھی رہوں گی، لیکن میرے جانے کا سن کر مہنور رونے لگی۔ لیکن میں کب تک رک سکتی تھی، اس لیے میں واپس چلی گئی۔ میری ساس کا رویہ مجھ سے مزید خراب ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے بات چیت ترک کر چکی تھی۔ ارسلان نہ جانے کیوں مجھ سے نظریں چرائے چرائے پھرتا تھا۔ مجھے اس پر شک تھا کیونکہ اس نے ایک بار کچن میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ وہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس بات کو تھوڑا وقت گزر گیا تھا۔ میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ مہنور ابھی بھی مردوں سے خوف کھاتی تھی۔ وہ اب 15 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اسکول نہیں جا رہی تھی۔ گھر میں ایک ٹیچر سے پرائیویٹ پڑھنے لگی تھی۔ میں نے ارسلان سے بات چیت بالکل ترک کر دی تھی۔ میرے گھر پر میری بڑی نند بیرون ملک سے آئی ہوئی تھی۔ وہ ارسلان سے یہ کہہ رہی تھی کہ اب وہ شادی کر لے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ میری ساس بھی کہنے لگی کہ ایک سے ایک حسین لڑکی رشتے والے نے مجھے دکھائی ہے۔ ارسلان ایک بار ہاں کرتے تو دیکھ کیسی دلہن لاتی ہوں، لیکن ارسلان کی نہ ہاں میں نہیں بدلتی تھی۔ لیکن اس بار میری نند بھی شاید ارادہ باندھ کر آئی تھی۔ کہنے لگی یا تو تم خود کوئی لڑکی بتا دو ورنہ ہم پر چھوڑ دو، لیکن میں تمہاری شادی لندن جان سے پہلے کروا کر ہی جاؤں گی۔ میرا ان کی باتوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میری بہن کو اسی نے برباد کیا تھا اور ابھی اپنا گھر آباد کرنے جا رہا تھا۔ خدا کرے یہ بھی برباد ہو جائے۔ میرے دل سے ارسلان کے لیے صرف بد دعائیں نکلتی تھی۔ میں ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھا رہی تھی کیونکہ سب کھانا کھا چکے تھے جب ارسلان نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر اپنی بڑی بہن سے کہنے لگا کہ جس کا میں کہوں گا آپ وعدہ کریں آپ ہی کہ آپ وہیں پر میری شادی کروا دیں گی۔ وہ کہنے لگی ہاں بتاؤ۔ جس کا نام اس نے لیا سن کر میرا جی چاہا میں اس کا منہ نوچ لوں۔ اس نے اس بار بھی مہنور کا ہی نام لیا، لیکن اس بار میں نے سختی سے ارسلان کو انکار کر دیا اور اس کی ماں اور بہنیں بھی اب اس رشتے پر تیار نہیں تھی۔ اس نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں